नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। आज का हमारा टॉपिक है सीजी अपेक्स बैंक वैकेंसी के लिए मैथ्स का टॉपिक है, जिसमें हम 20 एमसीक्यू करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इसका अपलोड कर दिया गया है। ये इस मैथ्स के वीडियो का थर्ड पार्ट है। ठीक है, मैथ्स का जो सिलेबस है उसमें ये थर्ड पार्ट है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान क्या होगा, पूछा गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। इसमें एक देखिए, यहाँ पास a अनुपात b का बराबर दिया गया है 3:4। इसका मतलब a की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पास और b की वैल्यू 4 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पास क्या होगा, a के जगह में रखिए कितना 3 और 3 का स्क्वायर प्लस b की जगह में रखेंगे 4 और इसका स्क्वायर, और इसके अनुपात में क्या है a प्लस बी यानी 3 + 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और ये अनुपात 3 और 4 7 का स्क्वायर। 9 16 कितने हुए 25 और 7 7 49। तो 7 7 49 और 25:49 ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, एक टोकरी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने से यहाँ एक पेटी है, ठीक है, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने से टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। ऑप्शन है 2:1, 3:1, 3:2 और 7:5। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, अनुपात का मतलब क्या होता है। यदि मैं बोलूं कि कुल वस्तुओं की संख्या कुल वस्तुओं की संख्या ज्ञात कीजिए और उसका अनुपात 2:1 है। अगर 2:1 है तो कुल वस्तुएं कितनी होंगी, 2 और 1 को जोड़ देंगे तो कुल वस्तुओं का वैल्यू मिल जाएगा 3। ऐसे ही यहाँ पास देखिए, पेटी में 1 दर्जन शीशे थे अर्थात 12 शीशे थे। इसका मतलब यदि मैं इन दोनों को जोड़ूं तो 12 के गुणज में मिलना चाहिए मुझे, है ना। 12 के गुणनखंड में मिलेगा, 12 के गुणनखंड में आंसर मिलेगा या फिर गुणज में। तो क्या होगा, 2 और 1 कितना आ रहा है 3, 3 से क्या डिवाइड हो रहा है 12, तो बिल्कुल डिवाइड हो रहा है, यानी ये आपका अनुपात हो सकता है। 3 और 1 4, 4 से डिवाइड होगा 12, मतलब ये भी अनुपात हो सकता है। ठीक है, अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं है पूछा गया, ध्यान देंगे हम। तो ये और ये तो अनुपात हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन डी को देखिए 7 और 5 12, ये भी अनुपात हो सकता है क्योंकि 12 से 12 डिविजिबल है। लेकिन यहाँ देखिए 3 और 2 कितने हो रहे हैं 5, 5 डिविजिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पास ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कमल और आशा की मासिक आय, दोनों की मासिक आय का अनुपात दिया है 4:3। उसके बाद बोला है उनके मासिक व्यय का अनुपात भी दे दिया है 3:2 के अनुपात में है। दोनों ही प्रति माह 600 रुपये की बचत करते हैं बोला गया है। तो उनकी कुल मासिक आय कितनी है। यहाँ देखिए उनकी मासिक आय कितनी है 4:3। इसको अगर माने तो 4x और 3x हो जाएगा। 4x और 3x अनुपात को सॉल्व करने के लिए हमने x में मान लिया इनकी आय को। अब बोला है कि बचत दिया गया है कितना 600। तो बताइए कि आय में यदि मैं बचत को माइनस कर दूं, दोनों का बचत कितना है 600 है, और दोनों के आय में हमने बचत को माइनस कर दिया तो दोनों का क्या निकल जाएगा, व्यय निकल जाएगा। व्यय कितना है, पहले वाले के लिए व्यय 3 है, दूसरे वाले के लिए व्यय 3:2 के हिसाब से 2 है। तो ये 3:2 लिखा गया है यहाँ पास, और ये आपका 4:3, और दोनों में हमने सेम डिजिट माइनस किया हुआ है और ये बराबर हो जाएगा क्योंकि हमने आय में व्यय को माइनस किया है। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पास, आय में जब हमने व्यय को आय को हमने यहाँ पास आय में बचत को माइनस किया तो हमें व्यय प्राप्त हुआ है। यही काम हमने यहाँ पास किया है। तो देखिए इसको 2 से गुणा कीजिए, 2 चौक 8x माइनस 2 छक्के 1200, फिर इसका इस तरफ गुणा कर दीजिए, यहाँ तिर्यक गुणा हो गया तो 3 तिया 9x और 3 छक्के 18। तो अब x वाले को एक तरफ और बिना x वाले को एक तरफ ले आइए, कितना हो जाएगा यहाँ पास 9 को इस तरफ ले आइए या फिर 8 को इस तरफ भेज देते हैं। माइनस 1200 माइनस प्लस 1800, ये माइनस में प्लस में हो गया, प्लस 1800 बराबर 9x माइनस 8x। तो यहाँ पास कितना हो जाएगा, 1800 में 1200 माइनस किए 600 और ये x हो गया। x बराबर यहाँ पास कितना आ गया 600। तो अब x बराबर 600 आ गया तो यहाँ पास 4x और 3x में दोनों की वैल्यू रख दीजिए, दोनों का यहाँ पास
आय निकल जाएगा या फिर वेतन निकल जाएगा। कितना होगा 4 गुणित 600, ये किसका आय हो जाएगा तो कमल। और इसके बाद आशा का देखिए कितना हो जाएगा 3 गुणा 600, ये आशा की आय हो जाएगी। तो 4 छक्के 2400 और 3 छक्के 1800, ये हुआ। दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों की कुल आय पूछा है, मतलब 0084 12 और ये 4, इसका मतलब 4200। ऑप्शन सी आपका यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति ने 240 वस्तुएं 9 रुपये प्रति दर्जन की दर पर खरीदा। ठीक है, 240 वस्तुएं इसने कितने की दर पर खरीदा, 9 रुपये प्रति दर्जन की दर पर। अब यदि वह उन्हें 1 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचे, यहाँ पास देखिए, यहाँ पास दर्जन का मूल्य दिया गया है 9 रुपये और यहाँ पास एक वस्तु का मूल्य दिया गया है 1 रुपये। तो ये बताइए 9 रुपये दर्जन की दर से खरीदा, तो यहाँ पास कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 9 रुपये दर्जन। ठीक है, एक दर्जन का कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं यहाँ पास। ठीक है, एक दर्जन का कॉस्ट प्राइस अगर निकालें तो यहाँ पास 9 रुपये है, और उसी एक दर्जन का यदि हम विक्रय मूल्य निकालें, एक दर्जन का यदि हम सेलिंग प्राइस निकालें तो यहाँ पास कितना आ जाएगा तो 12 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपये की दर से कैसे आएगा, 1 रुपये की दर से 12 वस्तुएं। तो अब देखिए यहाँ पास कॉस्ट प्राइस है 9, सेलिंग प्राइस 12, तो इसका मतलब कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 3 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पर होगा तो लाभ या हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, तो 9 लिखेंगे नीचे, और प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा करेंगे। यहाँ पास 3 तिया 9 और 3 से डिवाइड कीजिए 100 को, तो 33 सही 1/3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति 5 वस्तुएं 33 रुपये में बेचता है। ठीक है, 15 वस्तुएं 33 रुपये में बेचता है और 10% का लाभ कमाता है। यदि वह ऐसी 10 वस्तुएं 25 रुपये में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या फिर हानि होगा। ऑप्शन दिए गए हैं 25% की लाभ, 25% हानि, 33% लाभ या फिर 33% की हानि। तो देखिए कैसे बनेगा ये। यहाँ पास क्या है 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया गया है। ठीक है, 15 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस दिया गया है कितना 33 रुपये। अब यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ हम जो 10% का लाभ है, देखिए यहाँ इसमें 10% का लाभ शामिल है, तो 33 इसमें 10% का लाभ शामिल है, इसका मतलब ये कितने के बराबर होगा 110% के बराबर होगा। और 110% बराबर कितना हो जाएगा 33, तो 1% निकाल लेंगे। 1% निकालने के लिए 33/110 हो जाएगा, ये 110 इधर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से 100% निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 33/110 गुणा 100, तो 0 डिवाइड 3 11 तिया 33, 3 से 10 का गुणा करेंगे तो 30। 100% बराबर यहाँ पास 30 आ गया। इसका मतलब ये 100% क्या है, 100% हमेशा क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य हमें प्राप्त हो गया। अब हमें देखिए, जब हमें ये क्या हुआ है, एक वस्तु का क्रय मूल्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये कितने वस्तु का ये 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। यहाँ से एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लीजिए। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 30/15 यानी 2 रुपये। तो ये एक वस्तु का क्रय मूल्य है। तो यहाँ देखिए हमें 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी दिया गया है। ठीक है, तो 10 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 10 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 2 गुणा 10, इसका मतलब ये 20 रुपये हो गया। तो 10 वस्तु का क्रय मूल्य 20 है और विक्रय मूल्य 25 है, इसका मतलब लाभ कितना हुआ 5 रुपये का, और किस पे होगा 20 पर गुणा 100। तो 5 एकम 5 चौक 20, 4 से 25, 4 से भाग दिया इसको तो 25%। इसका मतलब ऑप्शन बी ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पास लाभ हुआ है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपये कम में बेचता है तब उसे 10% का लाभ होता है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 100 रुपये, 150, 200 या फिर 250। सॉल्व करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदा, तो तब मान लीजिए कि उसका सीपी कितना है, जब उसने खरीदा तब 100% है। अब इस पर क्या किया 5% के लाभ पर बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 105, क्योंकि 100 को 5% अधिक कितना होगा 105। तो ये 5% लाभ पर विक्रय मूल्य हो गया। अब ये तो आपका फर्स्ट कंडीशन है, ये आपका फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या दिया है बुक में, यहाँ क्वेश्चन क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है,
कि 5% कम में खरीदता, 5% कम में खरीदेगा तो 95% में खरीदेगा। ठीक है, अब बोल रहा है 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपये कम में बेचता है, तब उसे कितने का लाभ हो रहा है? 10%। इसे आप 10% लाभ पर बेचिए। 95 को हम 10% लाभ पर बेचेंगे तो ये उसका विक्रय मूल्य होगा, ये इसका विक्रय मूल्य होगा। इसका मतलब इसको डिवाइड कीजिए, 5 दूनी 10, 5 से 19 बार, 19 11 में कितना हो जाएगा? 209, 209/2 ये आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, परसेंट में, ये परसेंट में सेलिंग प्राइस है। जबकि यहाँ पास क्या कंडीशन दिया गया है? 1 रुपये कम। ठीक है, इसका मतलब पहले उसने जितने में बेचा था उससे 1 रुपये कम में बेचा है इस बार। तो यहाँ हम 105% माइनस 209/2% जब करेंगे तो यहाँ पास हमें 1 रुपये मिलेगा। तब इसको देखिए, यहाँ इसका अंतर कितना होगा? दोनों को प्रतिशत का अंतर कितना होगा? देखिए 105 दूनी 210 माइनस 209/2, इसका मतलब यहाँ पास कितना हो जाएगा? 1/2%, अर्थात 1/2% के बराबर ही है क्या? 1 रुपया। ठीक है, 1/2% के बराबर कितना हो जाएगा? 1 रुपया, क्योंकि दोनों के प्रतिशत का अंतर बोला गया है। यहाँ पास कितना है? 1 रुपये कम। ठीक, तो यहाँ पास कितना हो जाएगा? 1 रुपया हो गया। अब ये आधा % के बराबर है, 1/2% के बराबर है। तो आप यहाँ क्या करेंगे? 1% निकाल लीजिए पहले, 1% निकालेंगे तो 2 रुपये हो जाएगा, और 100% कितना हो जाएगा इसी का? तो 200 हो जाएगा। जब हमने इस तरफ 100 का गुणा किया तो यहाँ भी हमने 100 का गुणा किया है। तो इस प्रकार यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 12 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 25, 50, 33 या फिर 66%। तो इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 12 पेन का क्या दिया है? 12 पेन का क्रय मूल्य बराबर 8 पेन का क्या है? सेलिंग प्राइस। यही बोला गया क्वेश्चन में, 12 पेन का क्रय मूल्य बराबर है 8 पेन के विक्रय मूल्य के। इसका मतलब अब देखिए 12 और 8 को एक तरफ रख लीजिए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को एक तरफ रख लीजिए, तो 12/8 हो जाएगा। 12/8 बराबर SP/CP। SP क्या है? विक्रय मूल्य, CP क्या है? क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो देखिए यहाँ पास सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 12, कॉस्ट प्राइस 8। तो यदि हम इसे ही माने CP बराबर कितना? 8, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 12। तब यहाँ कितने का अंतर हो रहा है? 4 रुपये का यहाँ पास लाभ हो रहा है। 4 रुपये लाभ हो रहा है। तब क्या करेंगे? यहाँ प्रतिशत लाभ निकालने के लिए लाभ को ऊपर में लिखेंगे, फिर कॉस्ट प्राइस कितना है? 8 रुपये, उसे नीचे में लिखेंगे, फिर 100 का गुणा कर देंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से डिवाइड कीजिए तो 50। इसका मतलब यहाँ पास कितना आ गया? 50%। आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 500 रुपये का 2 वर्ष के 2 बैंकों के ब्याजों का अंतर दिया हुआ है। 2.50 रुपये है। इनकी दरों का अंतर क्या होगा पूछा गया है। ऑप्शन है 0.25, 0.50, 0.75 या फिर 1%। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले तो दरों का अंतर पूछा गया है, ठीक है, और मूलधन दे दिया गया है। मूलधन कितना है? 500। फिर हम इसके बाद लगाते हैं यहाँ पास दरों का अंतर, मान लीजिए R है, और गुणा करेंगे समय का तो 2 और अपॉन में 100, और इसके बराबर में हो जाएगा ब्याजों का अंतर। तो ब्याजों का अंतर कितना है? 2.50। ये 100 उस तरफ जाके गुणा हो जाएगा, तो 500 गुणा R गुणा 2 बराबर, जब ये 100 गुणा होगा तो 0.2 स्थान दाएँ खिसकेगा। दाएँ मतलब अब ये देखिए ये दोनों का दशमलव हट जाएगा, यहाँ दशमलव लगेगा जिसका लगाने का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब 250। फिर यहाँ देखिए 500 गुणा R गुणा 2 बराबर 250। तो R को यहाँ क्या करेंगे? R का वैल्यू निकालना है हमें। R क्या है यहाँ पास? दरों का अंतर। ध्यान देंगे दरों का अंतर है 250 गुणा 250 बटा 500 गुणा 2। इसका मतलब ये 0 डिवाइड हुआ, 25 दूनी 50 और 2 दूनी 4। R बराबर 1/4 हो गया। R बराबर 1/4, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.25%। तो यहाँ पास देखिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है, दो बैंकों अ तथा ब की ब्याज दरों का अनुपात 6:7 है। एक व्यक्ति अपनी बचत इन बैंकों में इस प्रकार जमा करता है कि प्रत्येक छमाही उसे दोनों बैंकों से समान ब्याज मिले। तब बताइए कि उस व्यक्ति ने अपनी बचत उन बैंकों में किस अनुपात में जमा किया। ऑप्शन है 6:7, 7:6, 6:13 या फिर 7:13। तो देखिए, जब भी ऐसा सवाल हो, है ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि दोनों बैंकों के ब्याज दरों का अनुपात क्या है, समान है, सॉरी यहाँ पास क्या है, ब्याज दरों का अनुपात दिया है 6:7। तो एक व्यक्ति, अब इसमें क्या है, क्या समान है, ब्याज समान मिल रहा है। ब्याज जब समान मिले और ब्याज दरों के दो ही अनुपात दिए गए हों, है ना, तब हम क्या करेंगे यहाँ पास, और जब समान ब्याज मिल रहा है, ब्याज बराबर हो, तब क्या करेंगे यहाँ पास, इसका जो स्थान है यहाँ से बदल देंगे और यही क्या हो जाएगा, उन बैंकों में जमा राशियों का अनुपात हो जाएगा। तो अनुपात 7 कितना हो जाएगा, 6। ऑप्शन बी यहाँ पास करेक्ट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 5% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 2,000 रुपये का ब्याज मूलधन का 2 गुना हो जाएगा। तो देखिए 5%, अब यहाँ मूलधन कितना है 2,000, तो ब्याज यहाँ पास दे दिया गया है। देखिए ब्याज कितना बोल रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, मूलधन का 2 गुना, यानी पी का 2 डबल हो जाएगा, और पी कितना दिया गया है यहाँ 2,000 गुणा 2, यानी 4,000 यहाँ पास कितना है, ब्याज है। तो 4,000 ब्याज दे दिया गया है, मूलधन कितना है 2,000, आर कितना है 5%, मूलधन गुणा दर गुणा समय के फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। दर कितना है 5% और समय आपको ज्ञात करना है, यानी टी लिख दीजिए बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा, 4,000 ब्याज है। तो 2 0 यहाँ से डिवाइड हो गए, ठीक है, और 20 एकम 20, 20 दूनी 40, और ये 2 0, 5 एकम 5 चौक 20, और ये 0, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 40। इसका मतलब ऑप्शन डी यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर कोई धन 6 वर्षों में दुगना हो जाए तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। देखिए किसी भी साधारण ब्याज से, ठीक है, अगर दुगना हो रहा है, किसी भी साधारण ब्याज की दर से यदि दुगना होने में 1 वर्ष लग रहा है तो 3 गुना होने में उसे 1 वर्ष और लगेगा। ब्याज दुगना कैसे हो रहा है, देखिए मूलधन के बराबर ही जब ब्याज मिलेगा, मूलधन के बराबर ही जब ब्याज मिलेगा तभी मूलधन दुगना हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर कोई धन 6 वर्षों में दुगना हो रहा है तो कितने वर्षों में दुगना होगा, 4 गुना होगा। तो यहाँ देखिए दुगना होने में कितना समय लग रहा है, दुगना होने में 6 वर्ष, तो दुगना होने के लिए यहाँ पास +1 हुआ है, ठीक है। 1 को डबल होने के लिए +1 किया गया है, फिर +1 करेंगे तो 3 गुना, और फिर +1 करेंगे तो 4 गुना। इसका मतलब यहाँ पास 6 का हम कितने बार और पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 बार, तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ठीक है। तो यहाँ पास कितना हो जाएगा, 18 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पास करेक्ट है। फिर कोई धन, अगला क्वेश्चन है, कोई धन 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया गया और यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 360 रुपये अधिक ब्याज मिलता, मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में बोला है 3 वर्ष समय दिया गया है और साधारण ब्याज की दर पर है, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, ब्याज की दर का अंतर दे दिया गया है और ब्याज का अंतर दे दिया गया है, आपको क्या पूछा गया है, मूलधन। तो देखिए मूलधन मान लीजिए P है, दरों का अंतर कितना है 2, समय कितना दिया गया है 3 वर्ष, बटा लिख देंगे यहाँ पास 100, और ब्याज का अंतर कितना है 360। इसको सॉल्व करेंगे आंसर निकल जाएगा। देखिए 3 दूनी कितना होता है 6, 6 से डिवाइड कीजिए, 6 छक्के 36, 100 गुणा हो जाएगा 60 से तो 6000। यहाँ पास ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 4,000 रुपये की राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 24 माह में कितनी हो जाएगी। 4,000 रुपये की राशि दिया है चक्रवृद्धि ब्याज से, तो यहाँ लिखिए 4,000 रुपये। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन का, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्रधन का फॉर्मूला होता है P कोष्टक 1 + R/100 और पावर n। n क्या है यहाँ पास टाइम, R दर है और P प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4,000
फिर 1 प्लस आर कितना दिया गया है 5% बटा 100, समय महीने में दिया गया है, आपको यहाँ पास हमेशा वर्ष में लिखना है, तो n कितना हो जाएगा, यहाँ पास वार्षिक दर है इसलिए समय को वर्ष में लिखेंगे, ठीक है, दर वार्षिक है इसलिए समय को वर्ष में लिखना है। तो 2 वर्ष हो जाएगा 24 माह का, तो हमने यहाँ पास समय की जगह में 2 लिख दिया। अब यहाँ पास 4000 5 से डिवाइड कीजिए इसको, 5 20 सम 20 एकम 20 और 1 यहाँ पास कुछ नहीं है मतलब 1 है, 20 एकम 20 और 1 21, तो गुणा 21 बटा 20 का स्क्वायर। अब देखिए इसको एक बार फिर सॉल्व कीजिए, 21 बटा 20 गुणा 21 बटा 20, 20 एकम 20 20 दूनी 40, 20 एकम 20 20 एकम 20 और ये 0, 21 का स्क्वायर कितना होता है तो 441 होता है, और 10 का गुणा किए तो 0, ठीक है। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 और 10 का गुणा किए तो 0, यानी 4410 यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो वह राशि अपने से 8 गुनी उसी दर से कितने समय में हो जाएगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक है, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा क्वेश्चन हो तो क्या करते हैं, T2 अपॉन T1 बराबर गुना 2 का घात गुना जो दूसरा गुना दिया गया है उसका घात बटा गुना जो पहला दिया गया है उसका घात, यहाँ पास लिखेंगे। ये टी क्या है यहाँ पास, टाइम पीरियड, पहला वाला कौन सा है दूसरा कौन सा है, तो देखिए दूसरा हमें ज्ञात करना है, उसी दर से कितने समय में हो जाएगी बोला है, यानी दूसरा हमें ज्ञात करना है तो उसे वही लिख देते हैं T2, और पहला दिया गया है कितना 4 वर्षों में, 4 वर्षों में बोला गया है, और गुना 2 का घात, गुना 2 का घात मतलब यहाँ पास 8 गुना दिया गया है, ठीक है। 8 को अगर हम 2 में लिखें, पहले तो पहला वाला लिख लीजिए, यहाँ पास कितना हो जाएगा 4 वर्षों में 2 गुनी, तो 2 की घात यहाँ पास कितना है 2 गुनी मतलब 2 की घात यहाँ पास 1 है, तो हम घात को लिखेंगे यहाँ पास 1, फिर गुना 2 का घात बोला है तो 8 गुनी बोला है कितने समय में, यानी इस T2 के टाइम में हम 8 गुनी हो जाएगी ऐसा हमने माना है, तो 8 को यदि 2 की घात में तोड़ें तो कितना हो जाएगा 2 की घात 3, तो हम यहाँ पास 2 की घात 3 पूरा नहीं बल्कि केवल घात को लिखेंगे 3, तो T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 चौक 12, यहाँ पास गुणा होगा तो T2 इज इक्वल टू 12, ऑप्शन बी यहाँ पास करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक बस बिना रुकावट के 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, परंतु रुकावट के साथ 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो प्रति घंटा बस की रुकावट की दर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 15 मिनट 20 25 या फिर 30 मिनट। तो यहाँ देखिए बिना रुकावट की चाल को मान लीजिए आप x, ठीक है, जो बिना रुकावट की चाल है, बिना रुकावट के मान लीजिए बस x किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, और रुकावट के साथ मान लीजिए y किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, तब रुकावट की दर कितनी होती है जब ऐसी स्थिति हो, तो रुकावट की दर होती है x माइनस वाई अपॉन एक्स गुणा कितना हो जाएगा 60, प्रति घंटा है इसलिए यहाँ पास 60 ले लिया गया है। फिर तो यहाँ देखिए x की वैल्यू कितनी है 80 मान लीजिए, और गुणा y कितना है 60, तो 80 माइनस यहाँ पास 60 हो जाएगा, फिर बटा लिख दीजिए कितना 80 गुणा 60, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा 20 बटा 80 गुणा 60, इसका मतलब 20 एकम 20 20 चौक 80, 4 से डिवाइड कीजिए 15, तो ये 60 मिनट है, 15 आ गया अर्थात यहाँ पास 15 मिनट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है, जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर पर आवर तथा 75 किलोमीटर पर आवर है। जीप कार को कितने समय बाद पकड़ लेगी। ऑप्शन है 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट या फिर 30 मिनट। देखिए जब एक ही दिशा में दोनों जा रहे हों तो चाल को क्या करते हैं माइनस, तो यहाँ जो सापेक्षित चाल है, ठीक है, सापेक्ष चाल है वह कितना हो जाएगा 90 माइनस 75, इसका मतलब 15 किलोमीटर। तो यहाँ पास चाल कितना है 15 किलोमीटर, तो चाल को नीचे लिखेंगे। दूरी कितनी है 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर को ऊपर लिखेंगे, और बराबर क्या निकलेगा जब दूरी बटा चाल करेंगे तो समय, तो समय हमको ज्ञात करना है। तो डिवाइड कीजिए इसको, और इसको
5 एकम 5, 5 तिया 15, तो 1/3 घंटा यहाँ पर समय निकला है। 1/3 घंटा समय निकला है। इसको मिनट में बदलेंगे तो 1/3 गुणा 60 हो जाएगा। इसका मतलब ये 3 बीसम 60। ऑप्शन बी यहाँ पास करेक्ट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, एक वाहन चालक 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है तथा वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी पूछा गया है। ठीक है, ये ऑप्शन दिए गए हैं, सॉल्व करते हैं। वाहन चालक की चाल कितनी है 150 किलोमीटर और वापसी के समय वह 50 किलोमीटर की चाल से जा रहा है और वापसी 30 किलोमीटर की चाल से हो रहा है। तो दो चाल दिया गया है यहाँ 50 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर की चाल दी गई है। जब इस प्रकार से दो चालें दी गई हों, दूरी समान हो, यहाँ पास क्या है दूरी समान है, तब औसत चाल कितना होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, x क्या है पहली चाल, y क्या है दूसरी चाल। तो यहाँ पास क्या करेंगे 2 गुणा 50 गुणा 30/50 प्लस 30। ठीक है, तो 2 गुणा 50 प्लस 30 इसको रहने देते हैं अभी। 2 गुणा 50 गुणा 30 अपॉन 50 30 कितना हुआ 80। तो डिवाइड कीजिए, 0 0 डिवाइड हो गए, 2 चौक 8, 5 तिया कितना हो जाएगा यहाँ पास 15, तो 150 और बटा 4, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 एकम 4, 4 तिया 12, बच गया 3, 4 सत्ते 28। देखिए 37 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 20 वस्तुओं के संग्रह का औसत 5 है। यदि प्रत्येक वस्तु 3 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 8, 10, 15 या फिर 5/3। देखिए 20 वस्तुओं के संग्रह का औसत दिया है। ठीक है, और जब भी 20 वस्तुओं के संग्रह का औसत है 5, इसका मतलब सबका योग कितना होगा 20 पंचे 100 होगा। ये मैंने बता दिया, लेकिन इसका यूज़ नहीं होने वाला है अभी। ठीक है, इस प्रकार जब हम क्या करते हैं वस्तुओं की संख्या और औसत का गुणा करते हैं तो वस्तुओं का योग निकलता है। ठीक है, वस्तुओं का कुल योग निकलता है। लेकिन यहाँ पास हमें क्या करना है, देखिए जब प्रत्येक वस्तु को 3 से हमने जब गुणा किया तो औसत को भी 3 का गुणा कर देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। 20 दिया है यहाँ पास, सॉरी 20 औसत नहीं है। ठीक है, यहाँ पास औसत कितना है 5, 5 का गुणा 3 से करेंगे तो 5 तिया 15, ऑप्शन सी यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जितना बोले प्रत्येक वस्तु के लिए उतना ही आपको औसत के साथ करना है। 3 से गुणा करने बोले तो 3 से औसत को गुणा कर दीजिए। यदि प्रत्येक वस्तु में 3 प्लस करने के लिए बोले तो प्रत्येक वस्तु के स्थान पर औसत में प्लस जोड़ दीजिए, तो आपका औसत निकल जाएगा नया औसत। जोड़ने बोले गुणा भाग या घटाने बोले तो वही काम आपको औसत के साथ करना है। फिर लास्ट क्वेश्चन देखिए, 4 संख्याओं में प्रथम 3 का औसत 15 है तथा अंतिम 3 का औसत 16 है। ठीक है, ये मान लीजिए 4 संख्याएं हैं, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या और ये चौथी संख्या है। तो इसमें बोला है प्रथम 3 का औसत, इन तीनों का औसत कितना है, तो इन तीनों का औसत दिया गया है 15। ठीक है, फिर बोला है अंतिम 3 का औसत, ये अंतिम 3 का औसत कितना दिया गया है 16। ठीक है, अब यदि अंतिम संख्या, इस अंतिम संख्या की वैल्यू भी दे दी गई आपको 19। ठीक है, इस अंतिम संख्या की वैल्यू दे दी गई 19, तब आपको संख्या ज्ञात करना है। देखिए प्रथम 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, जब औसत 15 है तो योग कितना होगा 3 गुणा 15, मैंने अभी बताया औसत को संख्याओं की संख्या के साथ गुणा कर देना है। तो ये औसत है और ये संख्याओं की संख्या 15 तिया 45, इनका टोटल योग हो गया। फिर इन बाकी के अंतिम 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो औसत के साथ गुणा कीजिए 3 का, तो 16 तिया 48 अंतिम 3 संख्याओं का योग है। लेकिन एक संख्या दे दी गई है, उसे माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 18 में 9 माइनस किए तो 9, और फिर 3 में 1 माइनस किए 2, 29 हो गया। और ये 29 क्या है, देखिए इसको छोड़ के इन दोनों का योग है और इन दोनों का योग इसमें शामिल है। ठीक है, तो 29 को जब हम 45 में माइनस करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे 29 को, तो कितना आ जाएगा 45 माइनस 29, 15 में 9 किए 4 और 3 में 2 माइनस किए तो 1, तो 16 आ जाएगा। ये फर्स्ट संख्या निकल जाएगी। क्या किया हमने, पहले इन 3 संख्याओं का योग निकाला, फिर यहाँ से इन 3 संख्याओं का योग।
फिर इन संख्याओं के योग में हमें एक संख्या मालूम है, ठीक है, यहाँ एक संख्या हमें मालूम है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे टोटल में, तो शेष दो संख्याओं का योग प्राप्त होगा हमें। इन शेष दो संख्याओं का योग प्राप्त होगा जो इस सीरीज़ में शामिल है, इसमें शामिल है, इसलिए यहाँ पास बाकी दो संख्याओं के योग को हम माइनस कर देंगे तो पहली संख्या निकल जाएगी। तो यहाँ पास आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी 16। तो इसी के साथ मैथ्स का ये थर्ड पार्ट यहाँ पास समाप्त होता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।